नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मुख्य समाचार। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए ऑनलाइन आवेदन किए। आमंत्रित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस यानी 26 नवंबर 2022 को प्रदान किए जाएंगे ये पुरस्कार। जल शक्ति मंत्रालय की वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज मासिक प्रतियोगिता के जुलाई माह के 6 विजेताओं की घोषणा। देश भर में जल संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देने और जनता को प्रेरित करने के लिए प्रत्येक को दी जाएगी पुरस्कार स्वरूप नकद राशि और प्रमाण पत्र। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में मानसून के दौरान 1 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य। वन विभाग ने मिट्टी के कटाव और भूस्खलन रोकने के लिए उधमपुर जिले के निचले इलाकों के हरित क्षेत्र को बढ़ाने का किया संकल्प। कैंपा योजना के तहत बंजर भूमि पर लगाए जा रहे हैं पेड़। देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। मध्य प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई जिलों में बाढ़ के हालात। राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। उत्तर प्रदेश में चंबल नदी खतरे के निशान से ऊपर, प्रशासन अलर्ट पर। और मुख्य समाचार के बाद खबरें विस्तार से। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने वर्ष 2022 के राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कारों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल अर्थात awards.gov.in के माध्यम से 1 अगस्त 2022 से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए थे। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2022 है। ये पुरस्कार राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर 2022 के अवसर पर प्रदान किए जाएंगे। पात्रता आदि के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने हेतु और ऑनलाइन आवेदन जमा करने के लिए वेबसाइट awards.gov.in को देखा जा सकता है। मवेशियों तथा भैंसों की पंजीकृत नस्लों के नाम संलग्न में दिए गए हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग किसानों को स्थायी आजीविका प्रदान करने के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के प्रभावी विकास के उद्देश्य से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। भारत की स्वदेशी गौजातीय नस्लें काफी पुष्ट हैं और ये देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आनुवंशिक क्षमता रखती हैं। देश में पहली बार राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य स्वदेशी गौजातीय नस्लों को वैज्ञानिक तरीके से संरक्षित तथा विकसित करना था। पशुपालन एवं डेयरी विभाग ने राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत दुग्ध उत्पादक किसानों और इस क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्तियों तथा दुग्ध उत्पादकों को बाजार तक सुलभ पहुंच प्रदान करने वाली डेयरी सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कई श्रेणियों में साल 2022 के दौरान भी राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार प्रदान करना जारी रखा है। ये श्रेणी है देसी गाय भैंस की नस्लों को पालने पोसने वाले सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान, सर्वश्रेष्ठ कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन, सर्वश्रेष्ठ डेयरी सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादक कंपनी, डेयरी किसान उत्पादक संगठन। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार में प्रत्येक श्रेणी में योग्यता का प्रमाण पत्र और साथ में एक स्मृति चिन्ह। इस अवार्ड के साथ राशि भी दी जाती है। पहली रैंक के लिए 5 लाख रुपए, दूसरी रैंक के लिए 3 लाख रुपए और तीसरी रैंक के लिए 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। रुख करेंगे अगली खबर का। जल संसाधनों के संरक्षण और सतत विकास को जन आंदोलन बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और मिशन के अनुरूप जल शक्ति मंत्रालय के जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग ने वाटर हीरोज शेयर योर स्टोरीज प्रतियोगिता शुरू की थी। इस मासिक प्रतियोगिता का तीसरा संस्करण माय गवर्नमेंट पोर्टल पर 1 दिसंबर 2021 को शुरू किया गया था और ये 30 नवंबर 2022 को समाप्त होगा। विभाग ने जुलाई 2022 महीने के लिए 6 विजेताओं की घोषणा की है और उनमें से प्रत्येक को 10,000 रुपए का नकद पुरस्कार और देश भर में जल संसाधनों के सतत विकास को बढ़ावा देने और जल संरक्षण के इस अच्छे कार्य को अपनाने के लिए देशव्यापी प्रयासों का समर्थन करने और जनता को प्रेरित करने के लिए एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। प्रतियोगिता का उद्देश्य जल संरक्षण के लिए जागरूकता पैदा करना और इसके बारे में और अधिक जानकारियां प्रदान करना है। जल नायकों के अनुभवों को साझा करके जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति एक दृष्टिकोण तैयार करना भी इसका मकसद है, ताकि
सभी हितधारकों के बीच जल संरक्षण के प्रति व्यवहार परिवर्तन किया जा सके। अब तक प्रतियोगिता के 3 संस्करण माय गवर्नमेंट पोर्टल पर लॉन्च किए जा चुके हैं। पहला संस्करण 1 सितंबर 2019 से 30 अगस्त 2020 तक लॉन्च किया गया था। दूसरा संस्करण 19 सितंबर 2020 से 31 अगस्त 2021 तक लॉन्च किया गया था। तीसरा संस्करण 1 दिसंबर 2021 को लॉन्च किया गया है और ये 30 नवंबर 2020 को जुलाई 2022 के लिए कदम के साथ राजस्थान के सांचौर में गोबर से बायोगैस का में हर 100 टन गोबर का उपयोग कर में चालू करने का प्रस्ताव है। इस परियोजना का शिलान्यास समारोह राजस्थान के जालौर जिला स्थित सांचौर तहसील के पथमेड़ा ग्राम स्थित श्री गोधाम महातीर्थ पथमेड़ा लोक पुण्यार्थ न्यास में हुआ। इस समारोह में जल नवीकरणीय ऊर्जा के ईडी सुवेंद्र गुप्ता और अधिकारी उपस्थित थे। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत रूप से अपघटित होने वाले अपशिष्ट प्रबंधन घटक के एक भाग भारत सरकार की गोवर्धन योजना इस योजना को विकसित किया जा रहा है, जिससे
2000 पर गांव जो है 2000 सीड बॉल और 600 प्लांट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसके अलावा हम हर गांव हरियाली प्रोग्राम के तहत उधमपुर में 244 विलेजेस कवर कर रहे हैं, जिसमें हम कुछ ना कुछ प्लांटेशन एक्टिविटीज लोगों को इन्वॉल्व करके अवेयरनेस क्रिएट करते हुए गर्ल चाइल्ड के साथ प्लांटेशन ड्राइव्स, इसके अलावा पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ, पुलिस अथॉरिटीज के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, स्कूल्स के साथ, PRIs को इन्वॉल्व करते हुए हम मास अवेयरनेस क्रिएट करने की और ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट एंड इनसाइड फॉरेस्ट दोनों तरीके से कवर इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं। वर्तमान में जिला उधमपुर के पाठी पंगारा वन क्षेत्र में वृक्षारोपण अभियान चल रहा है, जिससे उक्त क्षेत्रों के स्थानीय लोगों को दोहरा लाभ मिल रहा है, क्योंकि एक तो उनके जंगल अधिक हरे हो रहे हैं और दूसरे उन्हें रोजगार के अवसर भी मिल रहे हैं। हमें जो फॉरेस्ट की तरफ से जो काम मिला है इधर प्लांटेशन का काम है, ये बारिशों के कारण ये थोड़ा चले गए हैं वृक्ष, जहाँ से इधर और प्लांटेशन लगा रहे हैं। इसका हमें फायदा हो रहा है और रोजगार मिल रहा है। यहाँ पे हम पेड़ लगा रहे हैं, इसका नाम बाइनाल है। तो जहाँ पे सब पेड़ गिरे हुए हैं उनकी जगह पे नए पेड़ लग रहे हैं, इसमें भी हमें फायदा और हमारी दिहाड़ी भी लग रही है। हो गए कम से कम 4-5 गांव के लोग हैं जहाँ पे हम बैठेंगे और हरी हरी ग्रास होगी, इसमें देखने में भी अच्छा लग रहा है और हमारी दिहाड़ी भी लग रही है। इधर फायदा ही बूटे लगा रहे हैं और ये बूटे खड़े होंगे, दरख्त होंगे, हमारे काम आएंगे। इसके पत्तर भैंस को देंगे, गाय को देंगे। बूटे लगा रहे हैं जंगल में, ये फॉरेस्ट का धन्यवाद करते हैं हम। हमारी जो रोजी रोटी है दिहाड़ी लगाते हैं हम। बूटे लगाने के लिए फायदा होता है, लैंडस्लाइड कम आती है, बूटे छूटे लगे होंगे। और गुजरात के सुरेंद्र नगर की रहने वाली रंजन बेन भट्ट की बनाई हैंडमेड गुड़िया ने आज पूरी दुनिया में अपनी अलग जगह बना ली है। रंजन बेन और उनके बेटे हरिन भाई अपनी पहल कलाश्री फाउंडेशन के तहत हर महीने 500 से अधिक इको फ्रेंडली गुड़िया बनाकर बेच रहे हैं। इतना ही नहीं, कलाश्री फाउंडेशन ने 20 से अधिक महिलाओं को रोजगार भी दिया है। साल 1990 से शुरू हुए इस बिजनेस की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज इन्हें भारत सहित 18 दूसरे देशों से भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। देखिए ये खास। मशीनरी डॉल के जमाने में पिछले 60 से अधिक वर्षों से हाथ की गुड़िया बनाने का काम कर रही हैं रंजन बेन और उनकी टीम। 1 लाख से अधिक हैंडमेड डॉल बनाने के लिए उनकी इस संस्था को हाल ही में वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। इतना ही नहीं, पिछले वर्ष इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी स्थान मिला था। हाथ से बनी ये खूबसूरत गुड़िया परिचायक है भारत की विविध संस्कृति और कला की। इन गुड़ियों को बनाने का एकमात्र लक्ष्य ये है कि भारत की विविध संस्कृति और कला को आम लोगों तक पहुंचाया जाए। कलाश्री फाउंडेशन के साथ जुड़ी 30 से अधिक महिलाएं हाथ से गुड़िया बनाकर अपनी आजीविका कमा रही हैं और देश विदेश तक भारत की कला और संस्कृति को फैला रही हैं। इन गुड़ियों में उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक के भारत की झलक देखी जा सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये गुड़ियां इको फ्रेंडली भी हैं। साथ ही बच्चों से लेकर वृद्ध तक सभी को लुभाने का काम कर रही हैं। 77 वर्ष की उम्र में भी बड़े शौक से गुड़िया बनाने वाली गांधीनगर की रंजन बेन अपने जोश और जज्बे से लोगों के लिए प्रेरणा की स्रोत बनी है। रंजन बेन इस काम से न केवल मेक इन इंडिया के सपने को साकार कर रही हैं, बल्कि अपने साथ अन्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने का संदेश भी दे रही हैं। मुझे हमेशा से सिलाई, बुनाई और कला का शौक था। मैं दूसरी औरतों को सिखाती भी थी। आज इस उम्र में भी हर दिन डॉल बनाने का काम कर रही हूँ। जब हमने इसे शुरू किया था तब सोचा भी नहीं था कि हम इसे इतना आगे ले जा पाएंगे। मैं जहाँ भी जाती थी वहाँ आसपास की महिलाओं को सिलाई का काम सिखाती थी। साल 1979 में हम गांधीनगर में शिफ्ट हो गए। मैंने खुद की सिलाई क्लास शुरू कर दी, जिसमें 8000 से ज्यादा लड़कियों को ट्रेनिंग दी। मैंने हौसला कभी नहीं हारा और यही मेरी कामयाबी है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो इंडिया का सबसे बड़ा टॉय सिटी जो यहाँ गांधीनगर सिटी में करने का जो आह्वान किया,
तो उसके लिए हम सबसे करीब हैं। वो जो टॉयज और डॉल मेकिंग के बारे में जो बात की उन्होंने, तो वो बात हमें बहुत इंस्पायर कर गई और हमारी टीम 30 से ज़्यादा लड़कियां हमारे साथ काम कर रही है। तो और हमने करीब 60 लड़कियों को हमने ट्रेन करना चालू कर दिया। गांधीनगर से लक्ष्मण राजपूत के साथ सुमन बोराना की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और देश के कई हिस्सों में बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश में भारी बारिश की वजह से कई जिलों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। भारी बारिश के बाद रांची में राहत और बचाव कार्य चल रहा है। लगातार बारिश से बेतवा और उसकी सहायक नदियों में आई बाढ़ के बाद राहत और बचाव का काम जारी है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले के बाढ़ और अतिवृष्टि प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। विदिशा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा कर नागरिकों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि लोगों की जिंदगी की सुरक्षा हमारी सबसे पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना जिले के ग्राम कुथियाना पहुंचकर बाढ़ प्रभावितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने कहा, जनता की सेवा और व्यवस्थाओं में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने विदिशा में अतिवृष्टि से आई बाढ़ से उत्पन्न स्थिति का बोर्ड से जायजा लिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुरैना में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की और बाढ़ प्रभावितों के राहत और बचाव कार्य के साथ साथ उन्हें सहायता प्रदान करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में भी भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। उदयपुर में बारिश ने कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भारी बारिश के बाद उदयपुर में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। शहर के मदार क्षेत्र में ही भारी बरसात होने से एक स्कूल के बच्चे स्कूल में ही फंस गए। मंगलवार देर शाम तक पानी कम होने का इंतजार किया गया, लेकिन पानी का बहाव कम नहीं होने से बुधवार नागरिक सुरक्षा विभाग की टीम ने सभी बच्चों सहित उनके साथ मौजूद शिक्षकों का रेस्क्यू कर उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजा। बुधवार को सभी बच्चों के परिजनों के पास पहुंचने के बाद परिजनों ने भी राहत की सांस ली। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी के इटावा जनपद से निकलने वाली चंबल नदी 119.8 मीटर के खतरे के निशान को पार करती हुई 120 मीटर के ऊपर बह रही है। इसी कारण इटावा जनपद के इलाकों में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। राजस्थान के कोटा बैराज से छोड़े जा रहे पानी के कारण इटावा में चंबल नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अधिकारी लगातार क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। प्रशासन की मदद से निचले इलाकों में बसे ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा गांवों में बाढ़ चौकी बनाई गई है। इसके साथ ही प्रशासन की तरफ से स्वच्छता सेवाओं और भोजन की व्यवस्था भी की जा रही है। ताजनगरी आगरा स्थित चंबल नदी में एक बार फिर से बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। कोटा बैराज से छोड़ा गया पानी आगरा में चंबल नदी तक पहुंच गया है। नदी किनारे स्थित तटवर्ती गांव में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वाटर लेवल बढ़ने पर प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। वहीं आसपास के सभी गांवों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। और आइए अब देखते हैं देश भर की मंडियों का भाव। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को गेहूं की आवक सामान्य रही, वहीं इसके सौदे मिले जुले रुख के साथ हुए। गेहूं के हाजिर भाव की बात करें तो एग्बाकनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,500 रूपए, जो कि 24 अगस्त को 25 रूपए बढ़कर 2,525 रूपए हो गया। वहीं राज्य की ही धोराजी मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का कारोबार 2,315 रूपए पर हुआ। 24 अगस्त को यहां इसका भाव 150 रूपए टूट कर 2,165 रूपए हो गया। जबकि मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में 24 अगस्त को गेहूं का भाव 65 रूपए की मजबूती के बाद 2,145 रूपए से 2,210 रूपए हो गया। वहीं महाराष्ट्र की मुंबई मंडी में इस दौरान गेहूं के सौदे बिना किसी फेरबदल के हुए। यहां 23 और 24 अगस्त को इसका भाव 3,100 रूपए पर टिका रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में 23 अगस्त को गेहूं का भाव रहा 2,280 रूपए, जो कि 24 अगस्त को 20 रूपए बढ़कर 2,300 रूपए हो गया। इस साल भारत से काफी मात्रा में गेहूं का निर्यात हो रहा है। निर्यात बढ़ने की वजह वैश्विक बाजार में भारतीय गेहूं की कीमत उचित और अच्छी गुणवत्ता और मानक के गेहूं को वाजिब दाम में उपलब्ध कराना है। जबकि बुआई में कमी के चलते गेहूं की पैदावार में कमजोरी देखी जा रही है। हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक गेहूं की कुल पैदावार में कमी अनुमानित है।
इस साल गेहूं की उपज 10 करोड़ 68 लाख 40 हजार टन ही रह सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान गेहूं की उपज 10 करोड़ 95 लाख 90 हजार टन। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को अरहर के सौदों में मामूली फेरबदल के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो 24 अगस्त को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में अरहर की आवक अधिक रही। इसके हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की दाहोद मंडी में 23 अगस्त को अरहर का भाव रहा 5,800 रूपए, जो कि 24 अगस्त को 125 रूपए टूट कर 5,675 रूपए पर आ गया। महाराष्ट्र की गंगापुर मंडी में 24 अगस्त को अरहर के सौदे 6,000 रूपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में बुधवार को अरहर का भाव रहा 5,960 रूपए। राज्य की ही अलीगढ़ मंडी में 24 अगस्त को अरहर का भाव 10 रूपए बढ़कर 6,540 रूपए से 6,550 रूपए हो गया, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 23 अगस्त को अरहर की खरीद 4,530 रूपए पर हुई। 24 अगस्त को यहाँ इसका भाव 5 रूपए टूट कर 4,525 रूपए हो गया। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। बीते साल के मुकाबले साल 2021-22 के दौरान अरहर की उपज में बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरहर के बाजार भाव है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी चौथे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2021-22 के दौरान खरीफ अरहर की उपज 43,40,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2020-21 के दौरान अरहर की पैदावार 43,20,000 टन रही थी। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल बम्पर इजाफा देखने को मिला है। अप्रैल से मई महीने के दौरान दालों का निर्यात 2 गुना बढ़ा है। एपीडा की ओर से हाल में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में अप्रैल से मई के दौरान कुल दालों का निर्यात 1,89,787 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात महज 36,829 टन का हुआ था। यानी साल 2022 में बीते 2 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 1,52,958 टन का इजाफा हुआ है। और आइए बात करेंगे मौसमी खेती की। देखते हैं किसान इस मौसम में कैसे रखें अपने खेतों का ध्यान। पंजाब में किसान मौसम को देखते हुए धान के खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल करें। पंजाब में कपास के किसान खेतों की समय समय पर सिंचाई करें। खेतों में दरारें न पड़ने दें। कपास की फसल के साथ साथ बैंगन, आलू, टमाटर, भिंडी, मूंग और ग्वार में इस समय सफेद मक्खी का संक्रमण देखा जाता है। ऐसे में मौसम को देखते हुए उचित दवाओं उलाला 50 WG यानी फ्लोनिकैमिड या 200 ग्राम पोलो यानी डाइफेंथियोरॉन का 125 से 150 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। अगर गन्ने और मक्का की खेतों में बारिश का पानी जमा हो तो उसे निकाल दें और खेतों में जल निकासी की व्यवस्था करें। साथ ही गन्ने में जरूरत पड़ने पर उर्वरकों का छिड़काव करें। मक्के की फसल में जल भराव की वजह से अगर नुकसान हो रहा है तो 3% के हिसाब से यूरिया के घोल का छिड़काव करके इसके नुकसान को कम किया जा सकता है। यहाँ इस मौसम में आम, अमरूद, लीची, लौकी और सब्जियों की बुआई की जा सकती है। इनमें साइट्रस कैंकर दिखने पर जैसे पत्तियों और शाखाओं को काटकर नष्ट कर दे या फिर जला दे। हरियाणा के कपास और मूंग के किसान कीटों की निगरानी करें और प्रकोप दिखने पर उचित दवा का छिड़काव करें। इस समय भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों में फल छेदक कीट देखा जाता है। प्रभावित सब्जियां नष्ट कर दे। उत्तर प्रदेश के कानपुर में धान की फसल में अगर खैरा रोग दिखाई दे तो इसमें 20 से 25 किलो जस्ता का छिड़काव करें। साथ ही इनके खेतों में 25 से 30 दिन बाद 50 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से यूरिया डालें। यहाँ मक्के की फसल में 35 से 40 दिनों के बाद दूसरी निराई गुड़ाई करें। मक्के की फसल बोने के 40 से 45 दिन बाद यूरिया की दूसरी खुराक दें। टमाटर की जीवांश वाली दोमट मिट्टी इसके लिए ज्यादा उपयुक्त होती है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा।
जिन किसानों की पौध तैयार हो गई है कर ले। रुपाई के लिए खेत को अच्छी तरह जोतकर मिट्टी को भुरभुरा बना ले और क्यारियां तैयार कर ले। हर क्यारी 0.75 मीटर चौड़ी और जरूरत के हिसाब से 5 से 10 मीटर लंबी हो सकती है। ध्यान रहे कि सीमित बढ़वार वाली फसल के लिए कतार से कतार के बीच की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 45 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि असीमित बढ़वार वाली फसलों में कतार से कतार की दूरी 75 सेंटीमीटर और पौध से पौध के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रुपाई दोपहर बाद करना ज्यादा बेहतर रहेगा। रुपाई के तुरंत बाद जरूरत हो तो हल्की सिंचाई कर दे। बाद में जब भी आवश्यक हो तो पानी देते रहे। खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करते रहे। टमाटर में कई तरह की बीमारियां भी लग सकती है। झुलसा रोग में पुरानी पत्तियां पीली हो जाती है। टमाटर की फसल में विषाणु से फैलने वाला मौजिक रोग भी खतरनाक है। इसमें पत्तियां सिकुड़ जाती हैं और पौधों की बढ़वार रुक जाती है। पत्तियों को उखाड़ कर जला दे। टमाटर में पत्ती, तना और फल भेदक कीट लगते हैं। इससे ग्रसित पत्तियां गिर जाती हैं। रोकथाम के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। और अब एक नजर खास खबर पर। पंजाब में पीएम नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में लापरवाही मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 सदस्यीय समिति द्वारा दायर रिपोर्ट पढ़ी, जिसके अनुसार फिरोजपुर एसएसपी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में विफल रहे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने ब्राजील के अपने समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ भारत ब्राजील संयुक्त आयोग की 8वीं बैठक की सह अध्यक्षता की। दोनों पक्षों ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सतवाट की जमानत याचिका मामले में जवाब देने के लिए गुजरात सरकार को और समय दिया है। निर्वाचन आयोग ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खनन पट्टा मामले में अपना मंतव्य राजभवन को भेज दिया है। प्रवर्तन निदेशालय ने प्रेम प्रकाश अवैध खनन मामले में गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले पंकज मिश्रा गिरफ्तार। कर्नाटक में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। तुमकुर जिले के शीरा में हुए सड़क दुर्घटना में 9 लोगों की मौत हुई है और 14 अन्य घायल हो गए। सांबा इलाके में बीएसएफ के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की कोशिश को नाकाम किया और लगभग 8 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने इंडोनेशिया के बाली में G20 मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। सम्मेलन में उन्होंने कहा कि महिलाओं के समग्र विकास के लिए अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। के आदेश नोएडा के सेक्टर 93A में स्थित सुपरटेक के ट्विन टावर्स को ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इन इमारतों को अवैध करार दिया था। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 210.82 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। और इसी के साथ ही हमें दीजिए आज्ञा। नमस्कार।